हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 13 का आज ये अंतिम भाग है। जी हाँ बच्चों, भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि हमने स्टार्ट किया और हमने इसे 6 भागों के अंतर्गत पढ़ा। हमने सबसे पहले जाना जनसंख्या वितरण, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, फिर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के स्थानिक प्रतिरूपों के बारे में हमने चर्चा की। बच्चों, आज भाग 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। बच्चों, वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही परिचित भी होगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपना पेन, नोटबुक और बुक रेडी रखेंगे और मेरे साथ में पढ़ते रहेंगे इस टॉपिक को। बच्चों, स्टार्ट करते हैं भारत की जनसंख्या के साथ में कि भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है उसमें हम महत्वपूर्ण दशकों को लेते हैं। जैसे कि हम बात करें वर्ष 1901 में भारत की कितनी जनसंख्या थी बच्चों? 23.8 करोड़। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम आते हैं 1991 पर। 1991 में हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या हो चुकी थी 84.64 करोड़। ठीक है बच्चों, और वर्ष 2001 तक आते आते हमने 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया और हमारी जनसंख्या हो गई 102 करोड़ 0.87 करोड़। ठीक है बच्चों, 102.87 करोड़ हो गई, यानी कि 1 अरब और 2 करोड़ का आंकड़ा हमने छू लिया था। और वर्ष 2011 की जब जनगणना हुई तो हम हो चुके थे, यानी कि भारतवासी 121.05 करोड़। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। बच्चों, वर्ष 2013 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 714 करोड़। ठीक है बच्चों, और भारत की कितनी जनसंख्या है? 121.05 करोड़। ठीक है बच्चों, ये वर्ष 2013 का डेटा है और ये वर्ष 2011 का डेटा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए यदि हम इन दोनों जनसंख्याओं को देखें, विश्व की जनसंख्या जो कि 714 करोड़ है और भारत की जनसंख्या जो कि 121.05 करोड़ है, तो बच्चों हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर छठा व्यक्ति इस दुनिया में कौन है? जी हाँ बच्चों, वो भारतीय है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं 121 करोड़ और 714 करोड़ में, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। ठीक है बच्चों, और हमने कौन से वर्ष के डेटा लिए हैं? सन 2013 के डेटा लिए हैं। ठीक है बच्चों, हमने सारे के सारे आंकड़े आपकी ही पुस्तक के लिए हैं, हमने नए डेटा इसमें ऐड नहीं किए हैं। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं कि जनसंख्या में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप नियोजित आर्थिक विकास के सारे प्रयास क्या हो जाते हैं बच्चों? निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। बच्चों, यदि इसी तरह से भारत देश में जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम जो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं जनता के कल्याण के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या पर वो सारी की सारी योजनाएं फेल हो जाती है। क्यों बच्चों? ऐसा ही होगा, यदि जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा संसाधनों पर तो हमारी सारी प्लानिंग निष्फल हो जाती है। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण कि आखिरकार हमारी जनसंख्या वृद्धि इतनी तीव्र गति से क्यों हो रही है। बच्चों, आपको मालूम है ना कि भारत की जनसंख्या चीन के बाद में दूसरी बड़ी जनसंख्या है विश्व की। बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? चीन है, और उसके बाद में भारत का स्थान आता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सभी कारण भी आप लिख लेंगे मेरे साथ साथ में। ठीक है बच्चों, तो यदि हम पहला कारण देखें तो आता है शिक्षा का स्तर कम होना। जी हाँ बच्चों, अन्य देशों के मुकाबले आज भी भारत का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। यदि हम वर्ष 2011 के संपूर्ण भारत की साक्षरता की बात करें तो ये लगभग 74% है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 100%। यानी हर व्यक्ति क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति जागरूक होता है और अपने परिवार के बारे में नियोजन अपना सकता है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, ये सब हमने स्लोगन्स बनाए भी हैं स्कूलों में, और बच्चों बहुत सारी जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहाँ पर लिखे हुए भी होते हैं। तो बच्चों, यदि जनसंख्या कम रहेगी तो देश का आर्थिक विकास भी अच्छा होगा और जनसंख्या को इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही नीचा है, इसीलिए लोगों में जागरूकता का अभाव है।
और इसी वजह से बच्चों परिवार की का जो आकार है वो बढ़ता जाता है और देश की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। अगला कारण देखें हम तो बच्चों देख सकते हैं कि जो पुरानी रूढ़ियां हैं और जो परंपराएं हैं उनसे भी हमारी जनसंख्या वृद्धि होती है। बच्चों कुछ लोग परिवार नियोजन को नहीं अपनाना चाहते हैं, वो संतान को भगवान या फिर ईश्वर की देन मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगला कारण है बच्चों ग्रामीण भारतीय जीवन। बच्चों आज भी गाँव के अंतर्गत बहुत सारे अंधविश्वास मौजूद हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे ग्रामीण भारतीय जीवन अभी भी धर्म की रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के वश में कहा जा सकता है। और बच्चों गाँव में स्त्रियों की जो हालत है वो भी बहुत ही कम सम्मानजनक होती है। अगला बिंदु है बच्चों संयुक्त परिवार प्रथा का विद्यमान होना। बच्चों अक्सर हम सुनते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार। आप जानते हैं बच्चों एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे रहते हैं और संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई मम्मी पापा बच्चे सभी लोग रहते हैं। तो बच्चों संयुक्त परिवार प्रथा में बच्चों को पालना बहुत आसान हो जाता है और माता पिता पर भार नहीं आता है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर काबू नहीं किया जाता है, परिवार नियोजन नहीं अपनाया जाता है। क्योंकि परिवार यदि बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, दादा दादी पाल लेंगे या ताऊ ताई पाल लेंगे। इसलिए बच्चों लोड फील नहीं होने की वजह से भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। और इसका कारण क्या है? संयुक्त परिवार प्रथा। यदि बच्चों एकल परिवार होता है तो व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा परिवार बड़ा होगा तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए बच्चों एक बहुत बड़ा कारण है संयुक्त परिवार प्रथा का होना। इसके अलावा बच्चों समाज में स्त्रियों का कम सम्मान होना भी परिवार के बड़े आकार का कारण बन जाता है। जी हाँ बच्चों, कई बार स्त्रियां चाहती है कि छोटा परिवार हो, लेकिन परिवार का जो मुखिया है पुरुष सदस्य उसके ऊपर उसकी चलती नहीं है, यानी वो उसकी बात नहीं मानता है और इसी वजह से परिवार का आकार बढ़ता जाता है। आगे बढ़ें और देखें बच्चों भारतीय समाज अभी बहुत हद तक ग्रामीण समाज है और परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और इस कारण गाँव में जन्म दर भी ऊंची रहती है। बच्चों वैसे नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में एक बेसिक डिफरेंस किससे आता है? शिक्षा से भी आता है। और बच्चों यहाँ पर भी हमने देखा कि शिक्षा का स्तर कम होता है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसलिए बच्चों गाँव में शिक्षा भी कम है और इस वजह से वहाँ के लोग रूढ़ियों में अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं और परिवार नियोजन की जो विधियाँ होती है उनको अपनाने में रुचि नहीं दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे? जनसंख्या वृद्धि के कारण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। जी हाँ बच्चों, कारणों में और प्रभावों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपको कारण के अंतर्गत प्रभाव नहीं डालने हैं और प्रभाव में कारण भी नहीं डालने हैं। कारण अलग होते हैं और प्रभाव अलग होते हैं। बच्चों यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको स्पष्ट तौर पर केवल प्रभावों को ही लिखना है। बच्चों आप जानते हैं यदि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, यदि हमारे देश के जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और यदि हम उस पर असीमित जनसंख्या का भार डालेंगे तो क्या होगा? संसाधन कम पड़ जाएंगे और हमारे देश की जो आर्थिक विकास की गति है वो भी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं पहला प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जी हाँ बच्चों, संसाधन कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। बच्चों यदि हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है। और क्यों है बच्चों? वहाँ के उद्योग धंधों से, वाहनों से निकलने वाले धुओं से। ठीक है बच्चों, और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसकी वजह से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ें और देखते हैं अगला कारण, आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों हम देखते हैं कि संसाधन तो सीमित होते हैं, खेत के आकार सीमित हैं, लेकिन किसानों पर दबाव क्या है? अधिकतम उत्पादन करने का। और बच्चों अधिकतम उत्पादन करने के चक्कर में वो क्या करते हैं? जैविक कृषि के स्थान पर रासायनिक कृषि करते हैं और इसीलिए रासायनिक उर्वरकों को डालते हैं जिससे कि फसल में आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए, यानी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो क्या होगा?
जनसंख्या का भरण पोषण हो पाएगा। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चों, कितना अच्छा हो कि जनसंख्या सीमित हो, ताकि हम जैविक कृषि कर सके और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है बच्चों, तो हमें कैसी कृषि करनी चाहिए? हमें कृषि जैविक कृषि ही करनी चाहिए, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसी प्रकार बच्चों, आगे बढ़ें। आवासीय समस्या हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर क्या बनाए जा रहे हैं? बच्चों, मकानों का निर्माण अव्यवस्थित रूप में किया गया है, और यदि यही स्थिति रही तो कुछ समय पश्चात खाद्यान्न की समस्या अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। बच्चों, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? ज़्यादा मकान चाहिए, और हमें पता है कि पृथ्वी पर जो क्षेत्र है वो तो सीमित है, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, क्या होगा? जो कृषि क्षेत्र होगा वहाँ पर मकान बनने लगेंगे, और इसके लिए बच्चों कृषि क्षेत्र कम पड़ने लगेगा। और जब कृषि क्षेत्र में कमी आ जाएगी तो आपको पता है कि खाद्यान्न भी कम उत्पादित होंगे, और जब खाद्यान्न कम उत्पादित होंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी खाद्यान्न की। बच्चों, इसके अलावा एक और यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी महंगाई की। क्यों बच्चों? जब उत्पादन कम होगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। इसीलिए बच्चों, हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ें और देखते हैं, अनेक पशु पक्षियों एवं वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में हो गया है, जो कि हमारे पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत अधिक सहायक होते थे। बच्चों, हमने क्या किया? हमने जो जंगलों का क्षेत्र था कैप्चर करने का प्रयास किया है। हम जंगलों में प्रवेश कर चुके हैं। अक्सर हम अखबारों में सुनते हैं कि कई जंगली जानवर शहरों में आ जाते हैं। बच्चों, वो शहरों में नहीं आते, बल्कि हमने जंगलों में प्रवेश कर लिया है। हमने उनके जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा कर लिया, उन पर नियंत्रण कर लिया है, और पशु पक्षियों के जो आवास हैं उन पर अब खतरा मंडरा रहा है। और बच्चों, आपको पता है कि जैव विविधता के लिए पशु पक्षी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, देश में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया है, और जिसमें से 30% विषाक्तता के स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि संक्रामक रोगों को फैलाने में बहुत सहायक होता है। और बच्चों, इससे 15 लाख बच्चों की प्रति वर्ष मृत्यु हो जाती है। बच्चों, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 70% जो जल है वो प्रदूषित है, और उसमें से भी 30% जो जल है वो कैसा है बच्चों? विषाक्तता यानी जहरीला हो चुका है। और बच्चों, यदि ऐसा ही जल हम पिएंगे तो बच्चों, आपको नतीजा दिखाई दे रहा है कि 15 लाख बच्चों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो रही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रभाव, लोगों द्वारा अनेक जगहों पर पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए लोग उन जगहों पर एकत्रित होते हैं और गंदगी एवं कूड़ा करकट फैलाकर प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि अनेक औषधि युक्त पौधे भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। जी हाँ बच्चों, नए नए पर्यटन स्थल एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कि औषधि युक्त पौधे हैं बच्चों वो विलुप्त होने के कगार में हैं। विलुप्त का मतलब होता है जब कोई प्रजाति बिल्कुल ही समाप्त होने की कगार पर हो, यानी कि अब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे अगला प्रभाव, प्रकृति के साथ में अनावश्यक छेड़छाड़। बच्चों, हम जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हमने 3 प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी थी, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। बच्चों, हम कौन से विचारधारा वाले हो गए हैं? हम संभववादी विचारधारा वाले हो गए हैं। हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं और प्रकृति के साथ में अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं बच्चों, लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो हमें ही भुगतने पड़ेंगे। और बच्चों, हम भुगतते हैं मौसम परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के रूप में। समुद्र व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि हो रही है। बच्चों, हमने पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था तब भी हमने चर्चा की थी इस बारे में। जो बर्फ है वो सामान्य से अधिक मात्रा में पिघलने लगी है। बच्चों, यहाँ पर बर्फ का मतलब क्या है? ग्लेशियर्स, हिम टोपियों से है। और बच्चों, यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? बर्फ पिघलने लगेगी और वो कहाँ पहुँच जाएगी? समुद्रों में पहुँच जाएगी, जिससे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं उनका भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
साथ ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस की निरंतर मात्रा बढ़ी है, जो मानव के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बच्चों ये भी हमने चर्चा की थी कि ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों हमने ओजोन परत में क्षरण की बात भी देखी थी कि किस प्रकार से यदि ओजोन परत में क्षरण ज़्यादा हुआ और वो छिद्र ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं वो धरातल पर सीधे ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जिससे कि त्वचा का कैंसर और अन्य बीमारियां हमें हो सकती है। आगे बढ़ें और देखेंगे हम वनों के कटान से कुछ क्षेत्रों में लगातार सूखा एवं कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सूखा पड़ने से वनों में प्राय आगजनी की घटनाएं देखने व सुनने को मिलती है। बच्चों भारत देश में तो उतनी आगजनी की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलिया में हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है। और बच्चों इसी वर्ष यानी वर्ष 2020 में अमेज़न के जंगलों में भी आग लग गई थी। बच्चों आप जानते हैं कि अमेज़न के जंगल पूरे विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो भारत देश में भी ऐसी घटनाएं आम ही हो जाएगी। तो बच्चों हमें जनसंख्या पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं अधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग होने लगा है, जिससे दुर्घटनाएं एवं वाहनों से निकले धुएं से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण निरंतर बढ़ता रहा है, जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है ना बच्चों, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रभाव, सरकार विकास हेतु बनाई गई योजनाओं को लागू नहीं कर पाती है। बच्चों यदि बहुत बड़ी जनसंख्या में यदि हम सरकारी योजनाएं लागू करने लगते हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या उसमें बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वह धन अन्य विकास कार्यक्रमों पर ही खर्च हो जाता है। बच्चों इतनी बड़ी जनसंख्या पर इतने सारे विकास कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़े बच्चों, अधिकतर लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आए दिन भूख से मरने की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। देश का आर्थिक विकास एवं वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समाज में झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि को प्रोत्साहन मिलने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। जी हाँ बच्चों, ये सब प्रभाव हैं किसके, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव हैं। यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जो समाज का सौहार्द है वो भी कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी की समस्या का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। बच्चों रोजगार की संख्या सीमित है और लोगों की संख्या यदि असीमित है, यदि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुई तो बेरोजगार लोगों की बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। जानलेवा बीमारियां जैसे कि एड्स, यौन रोग, पोलियो, खसरा, चेचक आदि के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों ये सब ऐसे रोग हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं, इसीलिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण पाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। बच्चों हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ लिए हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव पढ़ लिए हैं, और बच्चों ये हमारे ही हाथ में है, हमारे ही नियंत्रण में है कि हम किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। बच्चों यदि हालात मानव ने बिगाड़े हैं तो समाधान भी मानव के ही हाथ में है। ठीक है बच्चों, तो पहला हम उपाय देखते हैं कि विवाह की आयु में वृद्धि होनी चाहिए। बच्चों इस समय लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित है विवाह की। तो बच्चों इसमें क्या होता है, 18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु भी ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए क्या विचार करना चाहिए कि आयु में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि लड़का और लड़की दोनों ही पढ़ लिख सकेंगे अच्छे से और अपने निर्णय स्वयं ले सकेंगे। और बच्चों यदि लड़की पढ़ी लिखी होगी और वो आत्मनिर्भर होगी तो परिवार के निर्णय लेने में भी उसको स्वतंत्रता महसूस होगी। ठीक है बच्चों, दूसरा है आर्थिक समृद्धि। तो बच्चों जब व्यक्ति आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचता है तो वो नई नई योजनाएं बनाता है कि उसके जीवन में किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि आएगी। वो उत्पादन पर ध्यान लगाएगा, वो नए नए बिजनेस प्लान करेगा, अपनी सर्विस के बारे में सोचेगा और उसका ध्यान परिवार बढ़ाने पर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा है परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार। बच्चों सरकार की भरसक कोशिश रहती है
कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार नियोजन को अपनाए, परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान दे और उन्हें अपने जीवन में उतारे। ठीक है बच्चों, अक्सर हम स्लोगन्स देखते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, विद्यालयों के बाहर, हम दो हमारे दो। इसका तात्पर्य क्या होता है बच्चों कि हमें हमारा परिवार सीमित ही रखना है, जिससे कि देश के संसाधनों पर ज़्यादा भार नहीं पड़े। अगला है बच्चों शिक्षा, और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। यदि बच्चों कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसे देश के संसाधनों का भी ख्याल होता है। यदि परिवार बढ़ेगा तो ना केवल उसके घर पर दबाव बढ़ेगा बल्कि पूरे देश के संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। तो बच्चों एक शिक्षित व्यक्ति पूरे के पूरे परिवार को तार सकता है। ठीक है बच्चों, तो शिक्षा बेहद ज़रूरी है। शिक्षित व्यक्ति बौद्धिक रूप से रुचि लेता है और ना केवल स्वयं के बल्कि अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके परिवारों को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देता है। ठीक है बच्चों, तो ये चार प्रमुख उपाय हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर ये पूरा हो जाता है। बच्चों हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में पढ़ा, जनसंख्या के स्थानिक प्रतिरूप के बारे में पढ़ा, और आज हमने जाना जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, कारण और उपायों के बारे में। बच्चों यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए, और बच्चों आपको जहाँ कहीं भी लगता है आपको नोट्स बनाने हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स बनाने के बाद में उसे फिर से चालू कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा 13 नंबर चैप्टर पूरा हो जाता है। अब हम मिलेंगे प्रश्न उत्तर के साथ में, तब तक बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।